हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक आपका रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर देखा जाए क्या क्या हमें पढ़ना होता है, एक एक बेसिक चीज़ को ऐसे समझते हैं। पहले ये समझते हैं रिसर्च है क्या। किसी चीज़ का पुनः खोज करना। सपोज करिए आपने देखा पहले 1600 सेट 1200 सेट ऐसे मोबाइल आते थे। बाद में उसमें आज देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कि उसमें आपका एक स्क्रीन है, फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, उसमें इतने लॉट्स ऑफ फीचर हैं, इतने ज़्यादा फीचर हैं। आप बैठ के हर एक प्रोग्राम देख रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, चला रहे हैं, कभी आप उसमें धारावाहिक भी देख रहे हैं, कभी उसमें आप मूवी देख रहे हैं, कभी इसमें आप ऑडियो सुन रहे हैं, कभी वीडियो भी देख रहे हैं। सारी चीज़ें फंक्शन आ गए। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, स्नैपचैट चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें फीचर क्या है आपका, ये रिसर्च का ही देन है। अगर आप हर दिन एक नया चीज़, नया आइडिया आप लाते हैं, इसी को बोलते हैं रिसर्च। अब रिसर्च में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है। ये बेसिक चीज़ें हो गया। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद आईसीटी सपोर्ट सिस्टम क्या है, एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, सबमिट, लास्ट में आप क्या करते हैं, राइटिंग रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपकी क्या बोलते हैं, रिसर्च टॉपिक है। अब रिसर्च में पहली चीज़ जैसे हम बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टी। पॉजिटिविज्म क्या होता था पहले दोस्तों, क्या था पहले, एक प्रकार से देखा जाए कोई बात अगर हम कहते थे तो एक साइंटिफिक बात करके रख देते थे। बाद में हुआ नहीं, हर एक चीज़ सब साइंटिफिक नहीं हो सकता, उसमें एक तर्क भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है तो बेकार है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सूर्य में अगर गर्मी है, तो इन्होंने किसी ने मेजर किया, उसको नापा, चेक किया कि सूर्य में गर्मी होने के कारण है, इसमें हीलियम का होने के कारण है। अगर इसमें हीलियम है तो हीलियम की वजह से पता चला कि इसमें गर्मी है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सारी चीजें इसमें विद्यमान है। ये आपका साइंस बात करता है। अब साइंस इसमें सारी बातें इंडिकेट करता है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है, अब धरती पे आने से क्या हो रहा है, कोई क्रॉप है, फसल है, क्रॉप्स है, कोई फसल है, बढ़िया अपने आप में पौधा उग रहा है, ग्रोथ कर रहा है। इसमें लॉजिक हुआ कि फसल को ऐसा कौन सा तत्व मिल रहा है जिससे वो ग्रो कर रहा है। मान लीजिए आपने जल दिया, खाद दिया, दोनों चीज दिया और सूर्य का प्रकाश पाते हुए पौधा ग्रो कर रहा है। अब पौधा जब ग्रो करेगा तो आपको ये लगेगा क्यों ग्रो कर रहा है, ऐसा क्या कारण है जिसमें नई नई शाखाएं, नई नई फूल पत्तियां आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जो आप इसमें लॉजिक ढूंढना शुरू कर देते हैं, तर्क देते हैं, अपना विचार देते हैं, प्लस लॉजिक के साथ बात करते हैं, तो ये आपका हो जाता है पॉजिटिविज्म। ये होता है पॉजिटिविज्म। और पहले से जो क्रिया हो रही थी उसको बोलते हैं पॉजिटिविस्टी। ये बेसिक चीजें आपको समझना चाहिए, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टी। पॉजिटिविज्म अगर देखा जाए ये तर्क की बात करता है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक जो है हमेशा साइंस की बात करता है। तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो साइंस और लॉजिक दोनों होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी ने कोई चीज का आविष्कार किया, अब मान लीजिए मोबाइल बन गया, अब इससे लॉट्स ऑफ बेनिफिट है, लॉट्स ऑफ हार्म भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकता है, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे आपने मोबाइल बनाया, अब मोबाइल ये सुविधा हो गई, आप कोई भी चीज़ ऐसी होती थी, किसी से बात करना होता आप लेटर लिखते थे या ट्रैंक कॉल करते थे, तब जाके बातचीत होती थी। आज आपको मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, घर बैठे पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप सोचो कितना फ़ायदा हो रहा है। अब ये फ़ायदा जो अगर आप एक तर्क सहित दे रहे हैं, लॉजिक के साथ समझा रहे हैं, तो
तो ये आपका होता है पॉजिटिविज्म। और अगर आप सिर्फ एक साइंस वाली बात करते हैं कि मोबाइल से एक तर्क, साइंस का मतलब है हमने इस फीचर को डाला है, इससे हमारा फायदा है, बट अगर लॉजिक के साथ सारी चीज़ें समझा रहे हैं तो आपका पॉजिटिविज्म, और एक सिर्फ अगर फीचर ही बता रहे हैं तो आपके पॉजिटिविस्टिक चीज़ें होती हैं। साइंस हमेशा इमोशनल की बात नहीं करेगा, सोशल की बात नहीं करेगा, लेकिन लॉजिक जो होता है आपका समाज को भी बेहतर करता है, देश को बेहतर करता है और पर्यावरण को बेहतर करता है। इसलिए हमें लॉजिक को भी समझना जरूरी है, साइंस को भी समझना है। अब बात करते हैं, अब सोचिए ऐसा क्यों है रिसर्च में इस टॉपिक को डाला गया। अगर आपके रिसर्च में कोई तर्क नहीं है, कोई साइंस नहीं है, तो आप रिसर्च अच्छा नहीं कर सकते। सपोज करिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए वो सोशल साइंस पढ़ा है या इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, अब वो रिसर्च कर रहा है, हिस्ट्री के ऊपर कोई एक टॉपिक रख लिया। अब हिस्ट्री के ऊपर कोई एक टॉपिक रखा, उसने अपना सिनॉप्सिस वगैरह बनाया, प्रपोजल तैयार किया, बढ़िया है, उसने खोज क्या निकाला। अब उसको ये रिसर्च करना है कि भारत में जो ये मानव है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, इसको डिवाइड या बांटने का रूल किसने लाया, इससे क्या बेनिफिट हुआ। अब वो अपना तर्क लगा रहा है। तर्क ये लगा रहा है कि जैसे वर्ण व्यवस्था है, अब वर्ण व्यवस्था क्या समाज को बेहतर किया या समाज को तोड़ दिया। अभी क्या हो रहा है, अब यही से वो अपना एक तर्क क्या रख दिया, वर्ण व्यवस्था पे, उसका जो भी टॉपिक है वर्ण व्यवस्था पे रिसर्च क्या करना, समाज को बेहतर किया या समाज को तोड़ दिया। अब बेहतर कैसे आप देखोगे कि भाई कि क्या इंसान को बांटा जा सकता है। तो अगर आप एक तर्क ये देंगे कि हाँ, जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं, एक हाई पोस्ट पे होता है, जैसे सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, मैनेजर डायरेक्टर होते हैं, इस प्रकार से, उसके बाद चपरासी होते हैं। अगर आप उस तरीके से डिवाइड करके देखते हैं और लोग अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो एक प्रकार से समाज की व्यवस्था थी। अगर उस व्यवस्था में देखा जाता है कि इंसान को काम के आधार पर बांटा गया, बट पता चला उसका काम एक जातिगत रूप से बना दिया गया, और उस जातिगत रूप से उसका एक अलग अलग एरिया बना दिया गया कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है। अब इन चारों में आपस में ना रोटी का रिश्ता कर रहे हैं, ना आपस बैठ के किसी पार्टी में बातचीत कर रहे हैं, किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, एक साथ खाना नहीं खा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, एक देश की जो एकता थी वो बिगड़ गई, वो खराब हो गई। तो अब इसमें तर्क देना शुरू, यही होता है रिसर्च का। तो रिसर्च कभी भी हो, आपका लॉजिक के साथ देखो, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा, इसका लॉस क्या होगा। जब उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करते समझाते हैं और इसी हिसाब से आप डाटा कलेक्शन करते हैं कि ठीक है, अब हमें वर्ण व्यवस्था पे जो वैदिक कल्चर है, लेटर वैदिक है या अर्ली वैदिक है, लेटर वैदिक है, अब उसमें हमें क्या करना, डाटा कलेक्शन करना है कि बताइए इसमें सामवेद में क्या चेंज आया, ऋग्वेद में क्या चेंज है, यजुर्वेद में क्या चेंज आया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे समाज पे। तो सारे ग्रंथों को पढ़ेगा। तो यही होता है आपका पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक। आप समझ में आ गया। रिसर्च किस पे करना चाहिए, हमेशा आपको एक प्रॉब्लम ढूंढना चाहिए, और जिस दिन आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिए, जितना जल्दी कर लिए, आप अच्छे खासे एक थिंकर डेवलप हो जाते हैं, और जो थिंकर होता है वही किसी नई चीज का आविष्कार करता है। ये आपका हो गया पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक। दूसरे इसमें आपका आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, किसी चीज का मेथड होता है, एक विधि होता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं या कोई आप काम करते हैं तो उसका एक विधि होता है कि हमें आज मैथ पढ़ना है, आज हमें डीआई लगाना है, कल हमें रीजनिंग लगाना है, फिर उसके बाद जीएस से तैयारी करना है, पेपर 1 की कैसे तैयारी करना, पेपर 2 की तैयारी। आप अलग अलग एक क्राइटेरिया बनाते हैं, एक टाइम टेबल सेट करते हैं, मुझे इतना आवर स्लीपिंग करना है, इतने आवर में मुझे खाना खाना है, इतने आवर मुझे स्टडी करना है। ऐसे ही मेथड होता है रिसर्च का। क्या क्या, इसके 4 मेथड है दोस्तों, एक क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव। अब देखते हैं कि हिस्टोरिकल क्या एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं। आइए बात करते हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है जो एक मात्रा के रूप में हो, इसको बोलते हैं डिडक्टिव, इसको बोलते हैं जनरल टू पर्टिकुलर। सपोज करिए आप हो, बहुत से डाटा आपके पास है। अब डाटा, बहुत सी चीजें आपके पास हैं कि समाज है, समाज में बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं। अब वो पता चले यहाँ भी कोई एक टीचर, यहाँ भी टीचर है, यहाँ आईएएस, यहाँ सीए है,
यहाँ पर मंत्री जी हैं, यहाँ कैबिनेट मंत्री जी हैं। अब आपके पास बहुत सी चीज़ें उपलब्ध है, एक क्वांटिटी है। अब इसी में से क्वांटिटी में से पर्टिकुलर एक विशेष चीज़ को ढूंढना है। कहते हैं कि कोयले में से एक हीरा निकालना है, इसको बोलते हैं जर्नल से सामान्य लोगों में से पर्टिकुलर की तरफ जब जाते हैं, एक विशेष चीज़ें अध्ययन करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ें आप निकालते हैं। जैसे आपके मन में आया कि हमें कोई ऐसा चीज रिसर्च करना जो समाज को और बेहतर कर सके और लॉन्ग टर्म कर सके, जिससे कि नई दिशा दिया जा सके, उसको बोलते हैं जर्नल टू पर्टिकुलर चीज ढूंढना चाहते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटिटी, मात्रा से एक अच्छी चीज निकालना। दूसरा इसे उल्टा होता है क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव मीन्स होता है पर्टिकुलर टू जर्नल। अब पता चला आपने कोई पर्टिकुलर चीजें ढूंढ लिया, जैसे लोगों के पास आया आईफोन मोबाइल आया, एक ब्रांडेड आया, एक क्वालिटी है, लेकिन यही मोबाइल सबके हाथ में आ गया। अब एक प्रकार से जनरल सी बात हो गया, आईफोन मैं भी जानता हूँ, आईफोन एक छोटा सा बच्चा वो भी जानता है, एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति वृद्ध वो भी जानता है। तो अब ये हो गया पर्टिकुलर से जनरल सी बात हो गई। अगर आपने कोई नया चीज खोज किया समाज को बेहतर के लिए, कोई एक फार्मूला लाया, जैसे A+B का होल स्क्वायर लेके आपने आया, अब पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन समाज में जब पढ़ाई किया सब जान गए। इसी बात को कहते हैं जनरल टू पर्टिकुलर। ये होता है जनरल टू पर्टिकुलर डिडक्टिव, और पर्टिकुलर टू जनरल ये होता है आपका इंडक्टिव, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। दूसरी इसमें बात आता है आपका हिस्टोरिकल। ऐतिहासिक रूप से कोई चीज हम रिसर्च करते हैं। अब ऐतिहासिक रूप से क्या, जैसे आपका हेरिटेज के रूप में देखते होंगे, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, आपका ताजमहल हो गया, आपका हम्पी का मंदिर हो गया, सॉरी हम्पी का मंदिर हो गया, आपका जगन्नाथ का हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया। ऐसे बहुत सी मंदिरें हैं। नागर शैली में है, कोई बेसर शैली में है, कोई द्राविड़ शैली में है, अलग अलग इनकी शैली है। अब इस शैली में जो डिजाइन दिया गया, ऐसा क्यों बनाया गया? क्या इसके पीछे क्लाइमेट की वजह से बनाया गया? पहाड़ों को बना के लोग क्यों ऐसी मंदिर बनाए, या ईंट पत्थर से ऐसी मंदिर बनाया गया तो क्यों बनाया गया? तो आपको सोचना पड़ेगा कि जी हाँ, पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहने होते हैं उनके पास लगा कि अगर हम पत्थरों को काट के बनाएंगे तो हमेशा के लिए बरसात को भी झेल लेगा, धूप को भी झेल लेगा, लेकिन ये मूर्ति कभी भी डिक्लाइन नहीं हो सकता। मैदानी क्षेत्र में अगर देखा गया, लोगों के पास पहाड़ तो है नहीं, इनके पास पके ईंट थे, सीमेंट थे, उसी के माध्यम से उन्होंने मंदिर बनाया। आज वहां भी सबूत देखने को मिलता है। तो आप देखते होंगे नागर शैली, बेसर शैली और द्राविड़ शैली, जब दोनों शैली एक साथ देखने को मिलते उसको द्राविड़ बेसर शैली बोल देते हैं, और दक्षिण में जाओगे तो उसको नागर शैली बोलेंगे। तो अलग अलग जो डिजाइने हमें देखने को मिलता है, ये आपका हिस्टोरिकल होता है। अब इसके बेस पे हम जो रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। ऐतिहासिक चीजें जो आपको हेरिटेज के रूप में मिला, जो एक विरासत के रूप में सारी चीजें मिलती हैं, इसी को बोलते हैं हेरिटेज अर्थात हिस्टोरिकल सिस्टम। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, आपका क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, हिस्टोरिकल आ गया। उसके बाद आपका आता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मीन्स होता है बार बार किसी चीज का प्रयोग करते रहना जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लेना। एक इसे बोलते हैं आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक चीजें आपका था जो मेथड्स ऑफ रिसर्च। फिर आता है आपका कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। कैरेक्टर मीन्स होता है आपका एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे बोलते हैं आपके कोई स्टेज शो हो रहा है तो पूछेंगे आपके कैरेक्टर रूल क्या है, वो कैरेक्टर रूल दिखना चाहिए। पूछा जा रहा आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, आने वाले फ्यूचर में क्या देना चाहते हैं। पहला होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अगर उद्देश्य है तो कैसा होना चाहिए, क्या कंसिस्टेंसी होना चाहिए, क्या एक्यूरेट होना चाहिए, क्या सटीक होना चाहिए। जो आपको रिसर्च करना वही करना है। ये नहीं आप रिसर्च करना था आपको आईफोन मोबाइल के नए फीचर के बारे में, आप ढूंढ रहे नोकिया के बारे में, तो आप उसके पथ से भटक गए, एक्सचेंज कर दिए आपने पाथ को, रास्ते को। तो ये भटकना नहीं चाहिए, आपको एक्यूरेट होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट अच्छी होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ये एक एफिशिएंसी होना चाहिए, आपको उसमें लगातार लगे रहना चाहिए। ये होता है कैरेक्टर की बात करता है। इसमें टोटल 12 पॉइंट का इंडिकेट किया गया है। फिर इसमें अगला था आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स कितने प्रकार का होता है, डिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है,
हिस्टोरिकल भी होता है। ये बेसिक चीज़ें आपका आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च में भाई आप हो सकता है कोई मात्रा के रूप में ढूंढ रहा है, कोई गुणवत्ता के रूप में ढूंढ रहा है, कोई ऐतिहासिक चीज़ों को ढूंढ रहा है। तो ये सारी चीज़ अलग अलग इसको डिवाइड किया, ये 30 भागों में डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टर को 12 भागों में, मेथड्स को 4 भागों में। फिर बाद में आप पढ़ते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। अभी स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है दोस्तों? स्टेप मीन्स होता है जैसे आप एक क्रमगत कोई चीज़ को, जैसे क्रमगत मतलब होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। पहले किसी चीज़ का प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम को फिर क्या करो, डिज़ाइन दो। डिज़ाइन देने के बाद उसके हिसाब से डाटा कलेक्शन करो। डाटा कलेक्शन करने के बाद उसका एक सैंपल तैयार करो। उस सैंपल को एक प्रपोजल बनाओ। फिर जो प्रपोजल बनाया गया उस डाटा में डेवलपिंग डाटा को कलेक्शन करो, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। फिर उसी डाटा को फिर एनालिसिस करिए, अलग अलग तरीके से उसको चेक करिए क्या हमने जो डाटा है क्या वो सही है कि गलत है। जब आपका कंप्लीट होगा, एक्यूरेट होगा, सटीक होगा, तो लास्ट में आप क्या करते हैं, राइटिंग रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। ये आपका हो जाता है 8 पॉइंट में आपका होता है स्टेप ऑफ रिसर्च। बस ये बेसिक चीज़ है। अब कभी कल पूछता है इसमें रिसर्च में कि टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, कैरेक्टर ऑफ रिसर्च हो गया, इसमें 2-3 पॉइंट को ज़्यादातर इंडिकेट करता है। जैसे इनोवा टेस्ट क्या है, काइट टेस्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता। हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ से पूछ लेता है। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग के कितने प्रकार हैं, यहाँ से पूछता है। अब सैम्पलिंग में आइए, जैसे किसी चीज़ को चयन कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं। आप देखते होंगे जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसका थोड़ा सा ब्लड लेता है। उस ब्लड से क्या करता है, एक सैंपल तैयार करता है। ये नहीं पूरी बॉडी को उसका पूरा खून निचोड़ लेता है, बस एक सैंपल लेता है। तो वो चयन किया जाता है, चेक किया जाता है क्या ये सैंपल जो है प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि इस व्यक्ति को यही बीमारी हो सकता है, या तो प्रोबेबिलिटी होगा या तो नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसमें संभावना है कि इस व्यक्ति को डेंगू है या चिकनगुनिया है या चिकन पॉक्स है, जो भी डिजीज होगा उसका रिपोर्ट आएगा। इसको बोलते हैं, अब 2 भागों में बांट दिया गया, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 4 पॉइंट आता है। सिंपल, पहला होता है सिंपल, साधारण तरीके से। सिस्टमेटिक, एक होता है सिस्टमेटिक, एक होता है स्ट्रेटोफाइड। एक प्रकार स्ट्रेटोफाइड मीन्स एक क्रमगत तरीके से, अलग अलग तरीके से। एक होता है आपका क्लस्टर। तो 4 भागों में इसको बांट दिया। ये प्रोबेबिलिटी जिसमें संभावना आने की चांस ज़्यादा है। सिंपल मतलब जैसे 10 लोग को जोड़ लिया। एक होता है सिंपल के बाद स्ट्रेटिफाइड होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ही सैंपल लेना है। और एक होता है सिंपल हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया, और क्लस्टर एक देखा जाए तो लार्ज ग्रुप में कभी कल अलग अलग ग्रुप में बना देते हैं। एक ग्रुप अलग, एक ग्रुप अलग, एक ग्रुप अलग, अलग अलग इसको एक प्रोबेबिलिटी हम बनाते हैं, संभावना जिसमें आने की चांस पॉजिटिव होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी में इसमें अलग क्या क्या आता है, आपका एक्सीडेंटल हो गया। फिर उसके बाद आपका इसमें आता है सी होता है, कन्वीनियंस होता है, किसको हम चेंज किया जा सकता है। फिर स्नो होता है, स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल मीन्स होता है कि जैसे हमने एक ढूंढा तो उसके आधार से कई चीज़ें मिलते चले गए। जैसे आप स्नोफॉल नंबर के दिया गया, जैसे बर्फ़ का गोला है, अगर पहाड़ से उसको छोड़ा जाता है तो अपने साथ काफ़ी गोलों को, वहाँ से इतना सा गोला गिरा, नीचे आते आते और बड़ा सा हो गया, अपने साथ कई चीज़ें लेकर के आ गया। हमने एक चीज़ का सैंपल ढूंढ रहे थे, अचानक से पता चला कई बीमारियाँ उसमें देखने को मिल गई। इसको बोलते हैं स्नोफॉल। एक इसमें होता है कोटा। कोटा एक प्रकार से अगर देखा जाए, ये भी जो है कोटा, ये जैसे रिजर्व, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो एक्सीडेंटल हो गया, कन्वीनियंस हो गया। एक होता परपोजिव करना, एक ये भी होता है, स्नोफॉल हो गया, और प्लस कोटा। ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करता है, संभावना जो हम नहीं किए थे वो भी देखने को मिल रहा है। अब प्रोबेबिलिटी में जिसकी संभावना होती है वही चीज़ें देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं सैम्पलिंग टेस्टिंग या सैम्पलिंग रिसर्च की बात। आइए अगला बात करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में अगर देखा जाए तो इसमें 2 पार्ट होता है, एक नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल मीन्स होता है किसी चीज़ में या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, या तो यस या तो नो। अल्टरनेटिव में क्या होगा,
इसमें हमेशा कोई न कोई एक विकल्प दिया रहेगा, आपके पास कोई न कोई ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल क्या है? मान लीजिए आपके पास पेप्सी है और कोका कोला है। अगर मान लीजिए आपको पेप्सी नहीं मिला तो कोका कोला से आप स्वाद ले सकते हैं, पी सकते हैं। इस प्रकार से अल्टरनेटिव की बात करता है। हाइपोथेसिस मीन्स होता है अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड करना, क्या ये चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। जैसे किसी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, अनुमान लगाते हैं, किसी ने कह दिया कि भारत में ला लीनो आने का चांस है या अल लीनो आने का चांस। आप कैसे पता कर? अब एस्टिमेटेड कर रहे हैं कि बादल देख लिया, आपके मन में आया, इसका मतलब है मानसून आने का चांस है। लेकिन आपने जब उसमें नल को देख रहे हैं, या तो बादल आने से बरसात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अल्टरनेटिव कहेगा जब बादल आया है तो बरसात होने की चांस जरूर है, क्योंकि ये क्या करता है, कोई ना कोई इसमें विकल्प जरूर रखता है। या कभी कभार आप देखते होंगे बादल नहीं है या हल्के बादल तब भी बारिश हो जाता है, या कम बादल है तब भी बारिश हो जाता है, या बिल्कुल बादल नहीं है तो बारिश ही नहीं होगा। लेकिन अल्टर में हमेशा कोई ना कोई चांस रखता है, और नल में कोई चांस नहीं हो, या तो रहेगा या तो नहीं रहेगा, या तो बरसाती होगा या तो नहीं होगा। अल्टर में कोई कोई असमंजस क्रिएट करता है। ये दो चीज़ें होता है, नल और अल्टरनेटिव, जिसको H1 या 0 करके हम H0 से समझते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हाइपोथेसिस। फिर हम टेस्ट पढ़ते हैं। टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है। अब देखिए, जो 30 से कम होता है, 30 से लेस देन ग्रुप होता है, 30 से कम ग्रुप जो होगा उसको टी टेस्ट बोलते हैं। 30 से ज़्यादा जो ग्रुप होगा उसको हम जेड टेस्ट कहते हैं। अब इसी फिर कहते हैं कि एनोवा में 2 पार्ट और होता है। इनोवा टेस्ट क्या, एक होता है बिटवीन, एक होता है एमंग। बिटवीन में क्या होता है, 2 ग्रुप पर्टिकुलर विद्यमान होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे एक्स और वाई 2 ग्रुप है, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। कभी कल ग्रुप में पता चला बहुत से ज्यादा ग्रुप आ गए, एमंग ग्रुप है, तो ये दोनों का अगर देखा जाए बिटवीन और एमंग अगर आते हैं, एमंग मतलब ज्यादा, इसको बोलते हैं इनोवा टेस्ट। तो दोस्तों ये था पूरा रिसर्च का बेसिक बैकग्राउंड। अब लास्ट में आपका आता है आईसीटी सपोर्ट रिसर्च। अब आईसीटी क्या करता है, आजकल देखते होंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च में सबसे ज्यादा फायदेमंद करता है। कैसे? आप मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आपके पास किताब कॉपी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, मोबाइल से भी डाटा कलेक्शन करते हैं, विकिपीडिया से ढूंढते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी का नोट्स होता है, अगर अपलोड किया है तो वहाँ से आप डाटा कलेक्शन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। एक प्रकार से आईसीटी सबसे ज़्यादा आपको रिसर्च में योगदान कर रहा है। कोई ऐसा भौगोलिक दृष्टिकोण है, आप मान लीजिए वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तो आप मोबाइल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप उस लोकेशन का देख रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आईसीटी सबसे ज़्यादा आजकल सपोर्ट करता है रिसर्च में। इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर फायदेमंद होता है। अब इसमें आता है लास्ट में आपका एथिक्स ऑफ रिसर्च। एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या होता है? रिसर्च हमेशा एक नैतिकता के रूप में होना चाहिए। इसमें नैतिकता के रूप में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पर्टिकुलर कोई फार्मूला बनाया, पेटेंट बनाया है, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी नहीं कर सकते, आप अपना अलग बनाइए। किसी को कॉपी करके आप बना रहे हैं तो आपका ये एथिक्स नहीं है। भाई अगर आपने सेम टू सेम किसी ने कोई बनाया, आप भी सेम टू सेम उसी आवाज में गाना गा रहे हैं, जैसे कोई सिंगर है, अपनी उसकी पर्टिकुलर उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उस तरीके से वो अपनी आवाज को, वॉइस को क्रिएट करता है, आप भी उसी को कॉपी करके निकाल रहे हैं, तो आप सोचिए उसमें कुछ फर्क दिखा नहीं। आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक अपनी पहचान होनी चाहिए, यही एथिक्स कहता है। तो कोई व्यक्ति अगर रिसर्च किया है, किसी फार्मूला क्रिएट किया, बनाया है, आप उसके फार्मूला कॉपी कर रहे हैं, फिर आप भी बना के नीचे अपना नाम डाल के दिखा रहे हैं कि भाई जो भी XYZ के द्वारा रिसर्च किया गया, ये मेरा टॉपिक है। क्या ये एथिक्स है? नहीं। इसीलिए एथिक्स हमेशा सबसे हट के होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो आपका एथिक्स या आपका रिसर्च मानने योग्य नहीं है। बस लास्ट में अगर आप सब चीज़ अच्छे किए हैं तो राइटिंग रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, वहीं से आपके डॉक्टर की उपाधि लग जाती है। तो ये दोस्तों था रिसर्च एप्टीट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमने एक ओरल तरीके से बातें किया, मौखिक रूप से समझा,
बोर्ड पे तो नहीं लिखा, बाकी ऐसे ही बातों बातों के माध्यम से समझा। फिर हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।